नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको आईटीआई वायरमैन फर्स्ट ईयर मॉड्यूल जो 9 बतलाने वाला डोमेस्टिक वायरिंग। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो पहला क्वेश्चन क्या, वह दूरी कौन सी है जो TW बैटन पर लगाने वाली क्लिप बैटन वायरिंग में 36 में लगी होती है? क्या लिखा भाई? वह दूरी कौन सी है जो TW बैटन पर लगने वाली क्लिप बैटन वायरिंग में 36 में लगी होती है? वह जो होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कैसे होगा 10 सेंटीमीटर बताते हैं। देखो, वह दूरी कौन सी है जो टी डब्ल्यू जो होता है बैटन पर लगाने वाली क्लिप बैटन वायरिंग में 36 लगी होती है। देखो बतलाते, क्लिप जो मिलता है, जो माथा में लगाने वाला क्लिप मिलता है, वो 10 रुपये में मिलता है ना। क्लिप आप लोग देखे होंगे, वो 10 रुपये में मिलता है। तो 10 सेंटीमीटर एक ये ट्री हो गया। देखो सिंपल सा मन वाइज क्लिप लिखा हुआ है ना, क्लिप जो मिलता है, लड़की लोग जो क्लिप लगाती है ना माथा में, वो 10 रुपये में एक पीस देता है। तो वह दूरी कौन सी है? मतलब दूरी जो बताया 10 सेंटीमीटर है। मतलब मेरे से दूरी और TW से दूरी, मतलब मेरे और TW, मतलब TW हो गया, मतलब मान लो मतलब कोई लड़का है मेरे और कोई लड़का, उससे कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर। सिंपल सा, वह दूरी कौन सी है? वह दूरी है तो 10 सेंटीमीटर। वह दूरी कौन सी है जो TW बेटन मतलब टन जो रहता है वह 10 किलो का टन रहता है। मतलब ये 10 कुंटल का ही टन रहता है। तो 10 सेंटीमीटर। तो वह दूरी कौन सी है जो TW बैटन पर लगाने वाली क्लिप बैटन वायरिंग 36 में लगी होती है? तो 10 सेंटीमीटर। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली में फ्यूज के साथ विशेष सॉकेट या प्लग की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली में फ्यूज के साथ विशेष सॉकेट या प्लग की आवश्यकता होती है? जो प्लग होगी यह होगी रिंग मैन प्रणाली। बतलाते हैं ये कैसे होगा रिंग मैन प्रणाली। देखो बतलाते हैं किस प्रकार की वायरिंग लिखा है। वायर को हटा देंगे, अगर हम खाली रिंग बोलेंगे तो रिंग मैन प्रणाली। वायरिंग में रिंग जो पहनाता है वह रिंग में रिंग पहनाता, मतलब मैं पहना रहा हूँ तो अगला भी हमको पहनाएगी। तो किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली में फ्यूज के साथ विशेष सॉकेट का प्लग की आवश्यकता होती है? सॉकेट मतलब शॉक खा जाता है, शादी होता है, क्या होता है, बहुत लोग शॉक खाता है, अरे भाई इसका शादी हो रहा है तो क्या हो रहा है, सॉकेट खा रहा है, वो जो होगा रिंग मैन प्रणाली। मतलब मैन ऐसे भी मानो ना, रिंग पहनाता है उसके बाद समझ लो आधा शादी हो गया, तो रिंग मैन प्रणाली। तो किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली में फ्यूज के साथ विशेष सॉकेट या प्लग की आवश्यकता होती है? तो रिंग मैन प्रणाली भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? तारों की स्थापना में सहायक उपकरण की भौतिक स्थिति किसकी प्रतिक्रिया कौन करता है? तारों की स्थापना में सहायक उपकरण की भौतिक जो स्थिति की प्रतिनिधित्व कौन करता? प्रतिनिधित्व करता हुआ स्थापना प्लान करता है। देखो स्थापना कैसे होगा? तारों की स्थापना, तार क्या है? एक तरह से स्थापना है। तो क्या होगा? स्थापना प्लान, मतलब प्लान कर रहा है कि जो तारों जो है ना उसको एक तरह से हम स्थापित कर देंगे। तार स्थापित करने लायक भी रहता है, क्योंकि ऐसे खुले में कोई छोड़ देगा तो वो क्या हो जाएगा? करंट मार के जान ले लेगा। तो तारों को स्थापना में सहायक उपकरण को भौतिक स्थिति की प्रतिनिधित्व कौन करता है? स्थापना प्लान करता है कि तारों को स्थापित कर देंगे। प्लान करता है कि तारों को स्थापित कर देंगे। तो तारों को स्थापना करने में सहायक क्या है? तो स्थापना प्लान है कि कर देंगे। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? बाथरूम में सॉकेट आउटलेट की अनुशंसित न्यूनतम ऊंचाई क्या है? बाथरूम में जो है सॉकेट आउटलेट की जो अनुशंसित न्यूनतम ऊंचाई है वो प्रदान की जाती है, वह है दोस्तों 130 सेंटीमीटर। देखो 130 सेंटीमीटर बतलाते हैं। देखो बाथरूम में सॉकेट बाथरूम में जो रहता है सॉकेट, ऐसे मानो ना बाथरूम जो रहता है वह 13 से मतलब 13 फीट ऊंचा रहता है ना। तो 13 सेंटीमीटर जो है ऊंचा रहता है। तो 130 सेंटीमीटर 130। देखो बाथरूम में सॉकेट आउटलेट 130 सेंटीमीटर 100। देखो गाइस, हम एक तरह से इसमें ट्रिक बताएं। देखो एकदम सिंपल सा, एकदम एक खाली जीरो हटाना पड़ेगा। देखो बाथरूम में सॉकेट लिखा हुआ है। देखो बाथरूम जो रहता है ना वो कम से कम वो रहता है 12 फीट ऊपर ही दबू रहता है। मतलब बोलता है ना कि 10 बाय 12 का मकान बनाओ, तो वो जो रहता है वो 13 फीट पहुंच जाता है, क्योंकि 1 फीट रहता है उसका वो मतलब जो वो करता है कि बोलता है ढलाई जो करता है वो रहता है 1 फीट का, और 12 फीट ऊंचाई रहता है। क्योंकि हम ही लोग रहते हैं 5-6 फीट का, तो 6 फीट ऊपर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एड़े ना गिरे ना कोई। तो वही अगर देखेंगे ना कॉलेज स्कूल का जो बाथरूम रहता है वो बहुत
बहुत ऊंचा रहता है। तो मैं वही बाथरूम का बात कर रहा हूँ। तो बाथरूम में सॉकेट आउटलेट की अनुशंसित न्यूनतम जो ऊंचाई होती है वह होती है 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर रहती है, 130 सेंटीमीटर। ऐसे मानो ना, बाथरूम जो देखे होंगे ना, उसमें जो ऊंचाई रहता है धरती से, सेंटीमीटर में पूछेगा ना, जैसे हम लोग कितना सेंटीमीटर का है, हम लोग होंगे वही, ज़्यादा नहीं बहुत कम होंगे। तो सिंपल सा ये हटा। तो बाथरूम में सॉकेट आउटलेट की अनुशंसित न्यूनतम ऊंचाई क्या प्रदान करती है? तो 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई प्रदान करती है। 130 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बाथरूम में सॉकेट। ऐसे ही मानो ना, बाथरूम है उसमें कोई सॉक काट के गिरता है तो 130 सेंटीमीटर। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, फ्यूजिंग फैक्टर का न क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर जो है वह दोस्तों न्यूनतम फ्यूजिंग करंट, रेटेड करंट, न्यूनतम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट। देखो फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? फ्यूजिंग जो फैक्टर है वह न्यूनतम फ्यूजिंग करंट बटे रेटेड करंट। देखो फ्यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब फ्यूज कर रहा है, क्या हो गया, वो न्यूनतम हो गया। फ्यूजिंग फैक्टर मतलब फ्यूजिंग, कोई तार अगर फ्यूज हो गया तो क्या हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है भाई, वो खराब हो गया। तो फ्यूजिंग है तो न्यूनतम, मतलब न्यूनतम कम मतलब अधिक नहीं है ना, वो चल तो नहीं है रहा है, खराब हो गया तो न्यूनतम हो गया, फेंका जाएगा। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर जो है न्यूनतम फ्यूजिंग, मतलब फ्यूजिंग है तो न्यूनतम, मतलब कम है तो कम फ्यूजिंग करंट, मतलब कम, उसमें करंट कम लगेगा, कम फ्यूजिंग करंट। और रोटेट करंट मतलब करंट उसका जो एक तरफ से नहीं रहेगा, रोटेट यहाँ लगेगा वहाँ लगेगा, फ्यूज हो गया तो भाई कहीं भी लगेगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा ना, बी होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। न्यूनतम फ्यूजिंग करंट, रोटेट करंट, न्यूनतम फ्यूजिंग करंट और रोटेटिंग करंट। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, बिल्डिंग निर्माण के दौरान किस वायरिंग की योजना बनाकर और उसे पूरा किया जाता है? बिल्डिंग निर्माण के दौरान किस वायरिंग की योजना बनाकर और उसे पूरा किया जाता है? ये जो किया जाएगा ये कंसील्ड कॉन्ड्यूट वायरिंग, कंसील्ड कॉन्ड्यूट वायरिंग। कंसील्ड कैसे होगा बता दो, बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या करता है, कंसील्डर का उपयोग करता है। तो बिल्डिंग निर्माण के दौरान बिल्डिंग को बनाने के लिए कंसील्ड कॉन्ड्यूट मतलब सिल्ड से बनाता है, ऐसे मतलब कल सिल्ड मतलब सिल्ड से बिल्डिंग को बनाता, बोलता नहीं इसको, मैं इसमें सिल्ड लगाना चाहिए, बाथरूम में टाइल्स वाला सिल्ड होता है। तो बिल्डिंग निर्माण के दौरान किस वायरिंग की योजना बनाकर और उसे पूरा किया था? बिल्डिंग निर्माण के दौरान, बिल्डिंग को अगर बनाने के दौरान जो है वायरिंग की भी योजना बनाकर उसे क्या कैसे पूरा किया जाता है? तो उसको जो पूरा किया जाएगा बिल्डिंग को, वो किया जाएगा कंसील्ड कॉन्ड्यूटिव वायरिंग के द्वारा। कंसील्ड मतलब सील्ड के द्वारा जो है उसको बढ़िया से चमकाया जाएगा बिल्डिंग को। तो वही है, बिल्डिंग निर्माण करेगा तो कंसील्ड कॉन्ड्यूट निर्माण के कारण करेगा, कंसील्ड कॉन्ड्यूट वायरिंग के कारण। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, घरेलू स्थापना में जीआई का अर्थ का तापमान, जीआई अर्थ का जो तार का मानक है वो क्या है? वह दोस्तों 14 HWG। 14 HWG। देखो घरेलू स्थापना में जीआई अर्थ तार का मानक आकार क्या है? घरेलू स्थापना में जीआई अर्थ तार का जो मानक आकार है वह क्या है? जीआई मतलब जीआई क्या होता है? देखो ऐसे मानो ना, अब देखो घरेलू है, घर में जो मान लो घर में जो है मतलब क्या है, घर में घरेलू स्थापना में जीआई अर्थ का जो तार होता है वो मानक आकार क्या है? स्थापना तार मतलब 14 HWG। 14 ऐसे मानो ना, देखो जी बोलने का कब स्टार्ट करता है? हमको लगता है कि जब वो होशियार होता है। ऐसे तो 14 साल के नीचे तो कोई जी बोलता नहीं है। 14 साल की उम्र के बाद ही कोई लड़की अगर जी बोलेगा तो 14 साल की उम्र के बाद ही बोलेगा, क्योंकि उसको इतना पता होता है कि हाँ जी के मतलब क्या होता है, उसको इज्जत दे रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। तो कैसे करता है? 14 साल के बाद ही। तो घर में जो है जी मान लो कोई लड़की आई है, वो शादी करके आई है, पहले की उम्र में तो कम उम्र में ही शादी हो जाता था तो वो जी भी नहीं बोलता था। अब क्या हो गया, 14 साल का हो या 15 साल का हो, अब जी भी बोलेगी। तो घरेलू स्थापना में जी आई, घरेलू स्थापना मतलब घर में आके कोई बाहर का लड़के घरेलू स्थापना हो गया तो बच्चे लोग को क्या बोलेगी जी। तो 14 साल के बच्चे बोलेंगे 14 HWG। 14 HWG घरेलू में 14 HWG 14 घरेलू स्थापना में जी आई मतलब जी आई हो गया। अर्थ तार का मानक आकार क्या होता है? 14 HWG। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कंडीट्यूट एक्सेसरी का मानक आकार है। कंडीट्यूट एक्सेसरी का जो मानक आकार है ये दोस्तों सॉलिड मोड। देखो बतलाते हैं इसका कैसे होगा सॉलिड मोड। देखो कंडक्ट एक्सपीरियंस का नाम पूछाना, यहाँ से गया ना, ये तो एकदम सीधा देखने गया, लेकिन यहाँ से इतना खतरनाक मोड लिया है ना ही टूटा ना ही कुछ हुआ, ये मोड हो गया। तो सॉलिड मोड इसको कहते हैं, सॉलिड मोड मतलब गया लेकिन एकदम टूटा भी नहीं, मोड़ आ गया। तो सॉलिड मोड सिंपल सा, और पाइप भी की तरह भी इसमें पानी आ रहा है। तो सॉलिड मोड मतलब सॉलिड, भाई सॉलिड बोलता है ना कि है ना, गया एकदम सीधा गया और तुम मोड़ दिया तो क्या गया सॉलिड मोड। तो सॉलिड मोड भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों,
पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये सहायक हो गया आउटलेट सहायक उपकरण। आउटलेट मतलब आउटलेट सहायक उपकरण होगा। देखो पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब पोर्टेबल, पोर्ट मतलब पटा के क्या कर रहा है, उसको आउट कर रहा है। तो पोर्टेबल मतलब पटा के उसके साथ लूट बांट के कुछ भी करके उसको आउट कर रहा है। ऐसे सिंपल सा ठीक है, पोर्टेबल लिखा है ना, पोर्टेबल मतलब पोर्ट के, उसको पोर्ट के, मान लो कोई बच्चा है, वो अच्छा बच्चा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है वगैरह वगैरह, चॉकलेट बिस्कुट है, उसको उससे बात करके अच्छे से उसको क्या कर रहा है, पोर्ट कर रहा है। पोर्ट करके उसके क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, मतलब भगा दे रहा है। पोर्ट करके लूट पुट के भगा दिया तो आउटपुट कर रहा है। आउटपुट सहायक उपकरण। आउटपुट सहायक मतलब वो सहायक लेता है कि हमको ये लूटा वगैरह वगैरह बोला, तो आउटपुट सहायक उपकरण। पोर्टेबल उपकरण में संचालित करने के लिए किस प्रकार के सहायक उपकरण का उपयोग किया था? पोर्टेबल, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार में सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आउटलेट सहायक उपकरण। आउटलेट मतलब लेट, आउटलेट, आउट हो गया, आउट कर दिया और लेट भी कर दिया, सहायक उपकरण कर दिया। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? घरेलू वायरिंग स्थापना में लूपिंग बैंक लूप इन विधि का प्राथमिकता क्यों दी जाती है? घरेलू वायरिंग स्थापना में लूपिंग बैंक लूप इन विधि को प्राथमिकता जो है क्यों दी जाती है? यह दी जाती है थ्रू रन केबल में कोई जोड़ नहीं है। थ्रू रन केबल में कोई जोड़ नहीं है। थ्रू रन देखो बताते हैं, घरेलू वायरिंग स्थापना में लूपिंग बैंक, घरेलू वायरिंग स्थापना में लूपिंग बैंक लूप इन की प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो थ्रू रन केबल में कोई जोड़ नहीं है। थ्रू रन मतलब जो है थ्रू दूसरे को थ्रू जो मारेगा उसका कोई रन जोड़ नहीं है। स्टेडियम में जितना है वही है। मान लो स्टेडियम के बाहर बॉल पहुंचा दिया, वो भी रन मार दिया छक्का, तो वो क्या थ्रू हो गया। थ्रू रन केबल में नहीं है। थ्रो बोलता है ना कि बाय थ्रो का नहीं होता, कहीं भी क्रिकेट जो खेलता है क्या बाय थ्रो का नहीं है। तो लूपिंग मतलब घरेलू वायरिंग स्थापना में घर में अगर मैच खेल रहा आ गया ना, तो अगर मान लो हम घर में मैच खेल रहे हैं, बोलता है ना कि बाय थ्रो नहीं रहेगा। बाय थ्रो में क्या होता है कि इधर उधर भी रन से दौड़ के नहीं लगा दौड़ता। तो थ्रू रन केवल में कोई जोड़ नहीं है, मतलब थ्रू रन में कोई जोड़ नहीं है, मतलब बाय थ्रो में कोई जोड़ ही नहीं है। तो थ्रू रन में कोई जोड़ नहीं है। तो घरेलू स्थापना में लूपिंग बैंक तो लूप इन प्राथमिक जो की दी जाती है, तो घरेलू थ्रू रन केवल में नहीं है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? वायरिंग का नाम क्या है? ये जो वायरिंग है इसका नाम क्या है? ये वाले वायरिंग का नाम क्या है? ये जो वायरिंग है ये है दोस्तों, ये किलंट वायरिंग मतलब इसको बताते हैं किलंट। देखो ये इसे गया, लेकिन यहाँ से आगे क्या गया, किल ठोक दिया, तो किलंट वायरिंग हो गया। सीधा गया लेकिन किलिंग, तो किलिंग। देखो ऐसे भी मानो ना गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलिंग लिखा हुआ है ना, तो किलंट वायरिंग, किलिंग लिखा हुआ है तो किलंट वायरिंग। और किलिंग को वहीं कहीं नहीं लिखा है, तो और कहीं किलिंग लिखवे नहीं किया तो किलंट वायरिंग। तो किलिंग लिखा हुआ है ना, तो किलंट वायरिंग। किलिंग लिखा हुआ है तो किलंट वायरिंग। किलिंग लिखा हुआ है तो किलंट वायरिंग। किलिंग लिखा हुआ है तो किलंट वायरिंग। किलिंग ऐसे भी एक तरह से ट्रिक है गाइस। देखो यहाँ से सीधा गया, लेकिन इधर से आगे क्या गया, नेल मतलब नेल हो गया। नेल मतलब हो गया किलंट मतलब क्लियर। ऐसे हाँ गाइस इसका एक ट्रिक था। देखो ये है ना किलंट मतलब ये नेल है। नेल मतलब क्या हो गया, क्लियर। नेल बोलता नहीं, नन मतलब क्लियर हो गया, इसमें से कुछ नहीं है। तो किलंट मतलब क्लिक एक ही क्लिक में सब नेल हो गया। तो एनियल का फुल फॉर्म एनियल जो होता है नेल मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, तो किलंट वायरिंग। यहाँ किलिंग भी लिखा हुआ है तो किलंट वायरिंग भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विद्युत संस्थापक के परीक्षण के लिए मेगर की किस श्रेणी का उपयोग किया था? ये जो मेगर श्रेणी होगा ये होगा आपूर्ति वोल्टेज को दोगुना करके। आपूर्ति वोल्टेज को देखो विद्युत संस्थापन के परीक्षण के लिए विद्युत है, उसको संस्थापन के परीक्षण के लिए मेगर किस श्रेणी में उपयोग किया जाता है? मेगर जो है किस श्रेणी में, तो आपूर्ति को वोल्टेज से दुगुना। आपूर्ति को मतलब घर से अगर बेघर करेगा तो क्या होगा, आपूर्ति भी होगा और वोल्टेज से दुगुना, मतलब दुगुना दर्द होगा। जितना घर में दर्द नहीं हुआ उतना बाहर में दर्द होगा। तो क्या होगा, मेगर मतलब घर से बाहर कर देगा तो घर में जितना दर्द नहीं हो रहा था उतना बाहर में रह के दर्द हो रहा है। बोलता है ना, मान लो अगर हम घरे में रहते हैं और हमको कुछ बोलता है तो उसमें उतना दर्द नहीं पड़ता, लेकिन बाहर में कर दिया तो क्या कर रहा है, बहुत दर्द है। तो भाई सोने वेने कुछ नहीं मिलेगा तो बेघर करेगा तो कुछ दिन के लिए तकलीफ तो बहुत होगा। तो वही है आंसर। विद्युत संस्थापक के परीक्षण के लिए मेगर की श्रेणी का उपयोग किया? विद्युत संस्थापन परीक्षण के लिए मेगर की श्रेणी का उपयोग किया था? तो आपूर्ति वोल्टेज से दुगुना। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? आने वाली बिजली आपूर्ति पर फ्यूज कट आउट क्यों प्रदान किया जाता है? आने वाली बिजली आपूर्ति पर फ्यूज कट क्यों प्रदान किए जाते हैं? आने वाली बिजली आपूर्ति पर फ्यूज कट क्यों प्रदान किए जाते हैं? ये प्रदान किए जाते हैं लाइन को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। लाइन को देखो बतलाता है ये लाइन कैसे होगा। देखो आने वाली बिजली आपूर्ति पर, आने वाली मतलब आ रही है, आने वाली बिजली आपूर्ति पर तो क्या होगा, लाइन देखो
कोई चीज़ आ रहा है तो क्या अगर लाइन को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए लाइन को जो है लाइन को बचाने के लिए क्या करेगा, वो लाइटें काट देगा। मान लो कोई चीज़ आने वाली है, मान लो विसर्जन के वक्त क्या करता है, मतलब विसर्जन के वक्त क्या होता है, हर एक भगवान जो है बसते हैं ना तो लाइट काट देते हैं, तो आने वाली जो रहती है वो क्या करे, काट रही है, नहीं तो लाइटें को नुकसान होगा, क्योंकि काट देगा उसका तार जोड़ेगा, बहुत लोगों को करंट मारेगा। तो वही है, लाइन को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए वो लाइनें को काट देती है। तो लाइन को ओवरलोडिंग से तो आने वाली बिजली मतलब आ रही है जो बिजली, उसके जो लाइनें को काट देती है। आने वाली बिजली की आपूर्ति पर फ्यूज कट आउट क्यों प्रदान किया जाए, फ्यूज है लेकिन कट आउट प्रदान क्यों कर देते हैं, लाइन को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। लाइन को ओवरलोडिंग मतलब जो फ्यूज जाम आ रहा तो ओवर होगा, तो ओवरलोडिंग से बचाने के लिए डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, विविधता कारण खोजने के लिए समीकरण क्या, विविधता कारण खोजने के लिए जो समीकरण है वह है दोस्तों न्यूनतम वास्तविकता बार बटे स्थापित बार, न्यूनतम वास्तविकता बार बटे स्थापित बार। देखो न्यूनतम, देखो विविधता कारक खोजने के लिए जो समीकरण, विविधता कारक मतलब कोई कारण जो खोजने के लिए सबसे शुरू से कारण न खोजेंगे, डायरेक्ट थोड़ी हम जाएंगे कि हाँ बेटा वो मेरा ये मेरा नहीं है। तो विविधता कारण खोजने के लिए जो समीकरण है वो है दोस्तों न्यूनतम वास्तविक बार, मतलब न्यूनतम सबसे कम बार, उसके बाद स्थापित है मतलब कम बार से खोजेंगे, जाके जहाँ जो भी किया है तो स्थापित वहाँ जाके हो जाएंगे। तो विविधता कारण खोजने के लिए समीकरण का विविधता कारण खोजने के लिए जो समीकरण है, विविधता कारण खोजने के लिए जो समीकरण है वह न्यूनतम वास्तविक बार बटे स्थापित बार, न्यूनतम वास्तविक बार बटे स्थापित बार, न्यूनतम स्थापित बार बटे वास्तविक 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 बार। तो विविधता कारण खोजने के लिए जो समीकरण है क्या है, विविधता कारण खोजने के लिए जो समीकरण है वह है न्यूनतम वास्तविक बार, न्यूनतम मतलब सबसे कम मतलब सबसे कम से स्टार्ट करो, उसके बाद जो सबसे ऊपर है उसमें जाओ। तो न्यूनतम वास्तविक बार बटे स्थापित बार, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, डेट शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगा रीडिंग क्या है, डेट शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर का जो रीडिंग है वो क्या है, वह दोस्तों 0 mg। देखो डेट मतलब डेट कर क्या बोलता है ना, डेट मतलब डेट शॉर्ट मतलब डेट मतलब कोई मर गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 में आएगा mg। देखो ऐसे सिंपल से याद रखो, कोई मर गया तो क्या होता है, उसको वो कुछ लेके नहीं गया, तो मर गया तो कुछ लेके जेब ही नहीं पाएगा, तो सिंपल तो 0 रहता तो तब ना खा पी के जासी करके खत्म कर देता, तो डेट हो गया। तो डेट शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर का रीडिंग का, मेगर करेगा तो ऐसे भी मानो ना गाइस, अगर घर से बेगर करेगा तो क्या होगा, उसके पास 0 रुपये बचेगा, तो कुछ है भी नहीं क्या, तो रोड पे आ जाएगा, तो 0 पे आ जाएगा, नहीं ज़मीन मिला, नहीं पैसा मिला, नहीं कुछ मिला, तो 0। ये डेट होगा तो उसमें भी 0 होगा, अगर मेगर घर से बाहर करेगा उसमें भी 0 होगा, तो 0 सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो वायरिंग संस्थापन को सर्किट आरेख का उद्देश्य क्या है, वायरिंग संस्थापन में सर्किट आरेख का जो उद्देश्य वह क्या है, वह दोस्तों किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाना, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाना। देखो बतलाते हैं, वायरिंग संस्थापक में सर्किट आरेख का उद्देश्य क्या, वायरिंग संस्थापक में सर्किट आरेख का जो उद्देश्य वह क्या है, वायरिंग मतलब वायरिंग कर रहा है, वायरिंग रिंग पहना रहा है, क्या कर रहा है, तो विशिष्ट कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजना कर रहा है कि हाँ मेरा इस दिन ये होने वाला है, तो योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाना। ऐसे मानो ना, वायरिंग संस्थापक में सर्किट आरेख का उद्देश्य, सर्किट मतलब वायरिंग है, उसके बाद संस्थापक में सर्किट आरेख का जो उद्देश्य, संस्थापक में सर्किट आरेख, संस्थापक क्या कर रहा है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट योजना करता है, मतलब योजना करता है कि हमको वहीं स्थापना करना, संस्थापक करना है, बोलता है ना कि हमको योजना करे, तो योजनाबद्ध कनेक्शन के लिए किसी वायरिंग, इससे भी मानो ना गाइस, वायरिंग रिंग क्या होता है, विशिष्ट करता है कि कार्य मतलब काम है कि सर्किट योजना करता है कि कनेक्शन करना हाथ में उसका। तो वायरिंग संस्थापन में शक्ति आरेख का जो उद्देश्य है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाता है, वायरिंग का कनेक्शन दिखाता है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, सुरक्षित कोल्ड वेल्डिंग बनाने के लिए पीवीसी कंडक्ट का अधिकतम आकार क्या होगा, अधिकतम आकार होगा 25 मिलीमीटर। बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, सुरक्षित कोल्ड रिंग जो मिलता है वो 25 रुपये में मिलता है, स्टार्टिंग से 25 रुपये में मिलता है। तो सुरक्षित कोल्ड बैडिंग ऐसे ही मानो ना, बैडिंग लिखा हुआ है ना, बेड पे जो सोता है वो 25 साल का लौंडा 25 साल का लौंडी सोती है। तो एक ट्रिक ये भी हो सकता है कि बैडिंग तो सुरक्षित कोल्ड मतलब कूल रहता है, बेडिंग में बेड पे सुध क्या था, कूल्ड रहता है, तो सुरक्षित
कोल्ड बेडिंग, सुरक्षित कोल्ड बेडिंग, बेड पे सोने के बाद कुल जो बेड पे सोता है वो कितना उम्र का सोता है? तो 25 साल का सोता है तो 25 मिलीमीटर। देखो सुरक्षित कोल्ड बेडिंग बनाने के लिए पीवीसी मतलब पी के सो जाता, पीवीसी पी और बी और सी मतलब पीवीसी मतलब पी के बीबी के साथ सो जाता है तो कितने साल में होता है? 25 साल के। 25 तो 25 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सिरलिंग और दीवार पर स्क्रू फिक्सर करने के लिए फिलर सामग्री के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पीवीसी मतलब सिरलिंग क्या लगा हुआ है? सिरलिंग और दीवार पर स्क्रू फिक्सर बनाने के लिए फिलर सामग्री के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये जो होगा नायलॉन का करेगा। देखो बतलाते हैं। सीलिंग मतलब जो लिंग हो गया लड़का जो है नया जनरेशन बढ़ले जा रहा है तो क्या होगा? सीलिंग। तो नायलॉन मतलब न्यू बच्चा हो रहा है तो नायलॉन, तो न्यू जनरेशन आ रहा है तो नायलॉन, नया है तो नायलॉन, ऐसे भी हो सकता है। देखो सीलिंग और दीवार पर स्क्रू फिक्सर बंद करने के लिए सीलिंग और दीवार, देखो ऐसे ही मानो सीलिंग और दीवार स्क्रू दीवार मतलब दीवार को छेद करने के लिए नया लोग आते हैं। तो भाई अभी हम आ रहे हैं तो कोई और आएगा, क्या हो रहा है? वो न्यू आ रहा है तो नायलॉन। तो सीलिंग और दीवार पर स्क्रू फिक्सर करने के लिए फिलर सामग्री के रूप में किसका उपयोग होता है? नया लोग का मतलब फिलर सामग्री का जो उपयोग करता है वो नया लोग करता है तो नायलॉन नया लोग करता है तो नायलॉन। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूज फैक्टर जो होता है वह होता है 1.4 मतलब 1.4। रिवायरेबल रेबल मतलब बल जो रहता है वह एक ही आदमी को रहता है। शुरू में जो बल रहता है एक आदमी, 4 गो लोग आ जाएंगे फिर एक आदमी से लड़ेंगे तो क्या हो? एक ही आदमी को बल है तो रिवाइवेबल। रिवॉल्वर निकाल के चारों साइलेंट हो जाता है। एक ही आदमी को बल भी है लेकिन रिवॉल्वर निकाल के चारों को साइलेंट कर देता है। तो ये रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? फ्यूज हो जाता है मतलब फ्यूज रिवायरेबल मतलब कोई बल दिखा रहा है ना, 4 आदमी लोग एक आदमी को बल दिखा रहा है तो फ्यूज कैसे उड़ जाएगा? अगर एक ही आदमी है खाली पिस्टल निकाल दे उसका फ्यूज उड़ गया तो एक आदमी निकाला तो 1.4। तो रेबल जिसको बल रहता है वो अकेले सामना करता तो एक ही बल में मान लो कोई 4 आदमी आ गया वो सामना नहीं कर पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक पिस्टल निकालो सब साइलेंट, चारों खत्म। तो 1.4 सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? सहायक उपकरण में कंडक्टर लगाने के लिए कौन सा स्क्रू का उपयोग किया? सहायक उपकरण में कंडक्टर लगाने के लिए कौन सा स्क्रू का उपयोग किया था? ये दोस्तों फ्लैट सिरे वाले 5 वॉच पेज। देखो सहायक उपकरण को कंडक्टर लगाने के लिए कौन सा स्क्रू का उपयोग किया था? फ्लैट सिरे वाले पेज। प्लेट देखो सहायता कौन करता है? प्लेट करता है। मान लो सहायक करता है, सहायक मतलब प्लेट खत्म हो गया लेकिन तब भी सहायक कर रहा है मतलब सहायता कर रहा है तो प्लेट सिरे वाले पेज। तो सहायक उपकरण में कंडक्टर मतलब कंडक्टर क्या रहता है? कंडक्टर जो रहता है वो पेचदार आदमी रहता है मतलब पेच मतलब पैसा लेने में एकदम माहिर रहता है। तो पेज तो आंसर में और सारा भी है लेकिन प्लेट सीरो लगाने के लिए कौन सा स्क्रू का उपयोग होता है? प्लेट सीरो वाले पेज। प्लेट मतलब प्लेट में भी पेच लगता है तो प्लेट सिर मतलब ऐसे भी मानो ना गाइस। देखो बतलाते हैं, सहायता कर रहा है कि मतलब कोई बूढ़ा आदमी है कोई सहायता कर रहा है कि प्लेट वो नहीं उठ रहा है तो प्लेट सिरे मतलब प्लेट को सिर तक रख के खिला रहा है तो प्लेट सिरे वाले पेज। सहायता उपकरण में सहायता कर रहा है, सहायक उपकरण में कंडक्टर लगाने वाले कौन सा स्क्रू का उपयोग करते हैं? प्लेट सिरे वाले पेज। प्लेट सिरे मतलब प्लेट में सिरा धर के सहायता कर रहा है कि खाइए, कंडक्टर को खिला रहा है, प्लेट सिरे वाले पेज। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? घरेलू तारों में लचीले तारों का उद्देश्य क्या? घरेलू तारों में लचीले तारों का जो उद्देश्य है वह है दोस्तों परिवहनीय उपकरणों को जोड़ना। देखो घरेलू तारों में लचीले तारों का उपयोग क्या है? घरेलू मतलब घर वाला जो तार है, घरेलू तारों में लचीले तारों का जो उपयोग उद्देश्य वह क्या है? घरेलू तारों में लचीले तारों का उद्देश्य वो है परिवहनीय। घर में क्या रहता है? परिवार रहता है ना। तो घरेलू तारों लिखा, घरेलू घर में क्या रहता है? घरेलू में क्या रहता है? परिवार रहता था। परिवहनीय उपकरणों को जोड़ना, परिवहन मतलब परिवार के सामने में जोड़ना तारों को ये भी हो सकता है। घरेलू तारों में लचीले तारों का उद्देश्य का घरेलू घर में जो रहता है अलग अलग कैटेगरी का रहता है, कोई हार्ड रहता है, कोई लचीला रहता है, कोई नॉर्मल, कोई अगैरह वगैरह बहुत सारा रहता है। तो क्या रहता है? वो परिवार। तो परिवहनीय उपकरणों को जोड़ना, परिवार में कोई भी उपकरण को जोड़ सकता है घरेलू लचीले तारों में। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों?
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों टी प्रणाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है? टी प्रणाली। देखो मल्टी कैसे होगा, देखो मल्टी लिखा हुआ है ना, मल्टी आ रहा है, मल्टी स्टोरी, मल्टी आ रहा है तो टी प्रणाली। सिंपल सा गाइस, देखो मल्टी स्टोरी रहा तो टी आ रहा है तो टी प्रणाली। और टी कहीं है भी नहीं क्या? देखो मल्टी आराम से पढ़ना है ना, तो मल्टी स्टो आ गया तो मल्टी टी ऑटो तो टी प्रणाली। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग किया था? मल्टी स्टोरी तो टी प्रणाली, मतलब टीवी पे जो है स्टोरी चलता है, स्टोरी चलता है टीवी पे चलता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग किया था? टी प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें नंबर क्वेश्चन क्या करा थे? होम थिएटर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की अनुशंसा क्यों की जाती है? होम थिएटर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की अनुशंसा क्यों की जाती है? क्योंकि विद्युत हस्तक्षेप से बचें। होम थिएटर में वायरिंग के लिए, होम थिएटर क्या होगा? विद्युत। होम थिएटर मतलब होम थिएटर गए सिनेमा देखने के लिए, क्या अगर हस्तक्षेप मतलब हंसना नहीं है वहाँ जो है, विद्युत के सामने में, मतलब विद्युत जम्पाल के सामने में हंसना नहीं, तो विद्युत हस्तक्षेप से बचे। हस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप से बचे। होम थिएटर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की अनुशंसा क्यों की जाती है? होम थिएटर के वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की अनुशंसा क्यों की जाती है? होम थिएटर के वायरिंग के लिए होम थिएटर क्या करें? मान लो होम थिएटर चल रहा है, उसके वायरिंग के लिए जो है विद्युत हस्तक्षेप से बचे। मतलब होम थिएटर में गाना चल रहा है हंसने वाला, तो विद्युत हस्तक्षेप से बचे, नहीं तो चल जाएगा भीतर। होम थिएटर विद्युत हस्तक्षेप। होम थिएटर में जो गाना चलता है एक अश्लीलता वाला, क्या करा? हस्तक्षेप मतलब हंसने लगते तो हस्तक्षेप। विद्युत हस्तक्षेप से बचे, विद्युत हस्तक्षेप से बचे। मतलब होम थिएटर में गाना चला दिया, अगर हंसेगा तो करंट लगेगा, तो विद्युत हस्तक्षेप से बचे। तो होम थिएटर वायरिंग के लिए अलग, वायरिंग की अनुशंसा क्यों की जाए? अलग वायरिंग की अनुशंसा क्या है? विद्युत हस्तक्षेप बचे। आज विद्युत हस्तक्षेप से बचे, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? इस प्रकार की लाइट फिटिंग आउटडोर लाइट व्यवस्था के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें। तो ये जो करा जाता है, ये करता है वाटर प्रूफ लाइट फिटिंग से। वाटर प्रूफ देखो किस प्रकार की लाइट फिटिंग करता है, किसे? वाटर प्रूफ जैकेट से। बोलता है ना कि फिट रहना चाहिए तो वाटर प्रूफ का जैकेट पहनो। वाटर प्रूफ मतलब जैकेट बोलता है ना, बुलेट प्रूफ तो वाटर प्रूफ, पानी से बचने के लिए वाटर प्रूफ। तो किस प्रकार की लाइट फिटिंग, लाइट से बचने के लिए किसका आता है? वाटर प्रूफ, मतलब वाटर प्रूफ जैकेट रहना चाहिए। तो किस प्रकार की लाइट फिटिंग आउटडोर लाइट व्यवस्था के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर प्रूफ लाइट फिटिंग। तो किस प्रकार की लाइट फिटिंग आउटडोर, किस प्रकार की लाइट फिटिंग, लाइट को अगर फिट करना है तो उसमें क्या हमको पढ़ना पड़ेगा? तो वाटर प्रूफ लाइट फिटिंग। तो किस प्रकार के लाइट फिटिंग आउटडोर लाइट व्यवस्था के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? किस प्रकार के लाइट फिटिंग आउटडोर लाइट व्यवस्था के लिए उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तो वाटर प्रूफ लाइट फिटिंग। वाटर प्रूफ मतलब जैकेट प्रूफ बोलता है ना, बुलेट प्रूफ, तो वाटर प्रूफ लाइफ जैकेट, वाटर प्रूफ लाइट फिटिंग। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? TRS का विस्तार क्या है? TRS का ये जो विस्तार होगा ये होगा थॉट रूबर शॉर्टेड, टॉक्स रूबर और शॉर्टेड, देखो बतलाते हैं। TRS, टी मतलब हो गया ठॉक्स, मतलब जो है टी मतलब हो गया ठगी, टी मतलब ठॉक्स हो गया, मतलब ठक कर रहा है। टी मतलब ठॉक्स कर रहा है। फिर रूबर्स मतलब रू का अपराय कि हम ठोक करेंगे कि नहीं, तो ठॉक्स रूबर्स मतलब ठॉक्स। ऐसे मानो TRS है, मतलब TRS तो मतलब क्या कर रहा है? ठक कर रहा है। ये भी डर लग रहा है कि कोई अंदर से कुछ करे ना, तो रूबर्स मतलब रू का अपराय कि हम कोई निकल जाए, तो ठॉक्स रूबर्स सेटेड, ठॉक्स रूबर्स सेटेड, ठॉक्स रूबर्स सेटेड, ठॉक्स। देखो TRS का विस्तार क्या है? TRS का जो विस्तार है वो है ठॉक्स रूबर सॉर्टेड, ठॉक्स ठक कर रहा है, फिर रूबी का रहा है, थॉट्स रूबर्स और सॉर्टेड, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? कौन सा विद्युत उपसाधनों सामान्य वर्गीकरण में एक्सेसरी क्या में आता है? कौन सा विद्युत उपसाधनों सामान्य वर्गीकरण के एक्सेसरीज में आता है? कौन सा जो विद्युत एक्सेसरी में आता है वो है दोस्तों
सीलिंग रोज, सीलिंग रोज मतलब सीलिंग मतलब कौन सा विद्युत उपसाधनों सामान्य वर्गीकरण के एक्सेसरीज में आता है तो सीलिंग रोज। मान लो सीरीज जो खेलता है वो रोज खेलता है ना, सीरीज तो रोज खेलता है। सीलिंग रोज, सीलिंग मतलब सीलिंग। एक्सेसरी मतलब एक्स जो गया ना, एक्स लिखा हुआ है ना, तो एक्सेसरीज क्या होता है, रोज होता है। तो एक्सेसरीज जो होता है रोज मतलब सीलिंग, लिंक के द्वारा रोज होता है एक्सेसरीज। तो कौन सा विद्युत उपसाधनों सामान्य वर्गीकरण में एक्सेसरीज में आता है, एक्सेसरीज में आता है मतलब रोज आता है। एक्सेसरीज में क्या होता है, एक्स रोज आता है, तो सीलिंग रोज मतलब सीलिंग रोज होता है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, उस शब्द का नाम क्या है जो किसी गलती की स्थिति में परिपथ को बाधित करने में फ्यूज द्वारा लिया गया समय होता है। यह होगा कट ऑफ कारण, कट ऑफ। देखो बतलाते इसका ट्रिक क्या होगा, कट ऑफ कारण आंसर दिखलाएंगे। उस शब्द का नाम क्या है, उस शब्द का नाम क्या है जो किसी गलती की, मतलब किसी गलती के बिना गलती की स्थिति में परिपथ को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय होता है। देखो किसी गलती के कारण भी उसको बोलता है ना, किसी कोई गलती किया भी नहीं तब भी उसको जो फांसी पे चढ़ाया, तो वही है कि जो किसी गलती की स्थिति में परिपथ को बाधित करने में फ्यूज द्वारा लिया गया जो समय होता है वह होता है दोस्तों कट ऑफ कारक। मतलब काट के फेंक दिया, मतलब उसने वो काम नहीं किया लेकिन तब भी उसको फांसी पर चढ़ाया। तो उस शब्द का नाम क्या है जो किसी गलती की स्थिति में कोई और गलती किया लेकिन उसका सजा कोई और कर रहा है, तो कट कर दिया, तो कट कर दे, कट ऑफ कारक। कट करके वो कट किया कि भाई वो काटा लेकिन सजा ये बुत का। तो उस शब्द का नाम क्या है जो किसी गलती स्थिति में परिपथ को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय है। फ्यूज द्वारा लिया गया समय, फ्यूज हो गया तो क्या हो गया, कट हो गया। ऐसे ही मानो ना, लाइट अगर फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा, लिया गया समय क्या, कट ऑफ मतलब कट ऑफ हो गया। तो कट ऑफ का फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या होगा, कट ऑफ कारक। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, फ्यूज की टूटने की क्षमता के समीकरण क्या है। फ्यूज की टूटने की क्षमता का जो समीकरण है वह है दोस्तों, वह है फॉल्ट करंट गुना सर्किट वोल्टेज बटे 10 6। देखो फॉल्ट लिखा हुआ है, करंट है तो सर्किट है, सर्किट मतलब देखो फ्यूज को टूटने मतलब टूटेगा तो क्या होगा, कटेगा, तो सर्किट टूटेगा तो कट गया ना, टूट गया तो समझ लो कटना और टूटना बात एक ही होता है। देखो कट गया मतलब टूट गया, मतलब टूटा अलग हो गया, और कट गया मतलब कटा, मतलब यहाँ बीच से काट देंगे वो भी अलग है, मतलब कटना और अलगना एकदम सेम लग रहा है। तो फ्यूज को टूटने की क्षमता का समीकरण क्या है, फ्यूज को टूटने की जो क्षमता का फ्यूज को जो टूटने की क्षमता का जो समीकरण है फ्यूज को, वो है दोस्तों फॉल्ट, मतलब फॉल हो गया, टूट गया तो खत्म हो गया, फॉल्ट हो गया, उसके बाद करंट आ गया। मतलब मान लो हमने आधा तार को तोड़ दिया, आधा क्या होगा, आधा उधर करंट आधा उधर टूट करंट, उधर आधा करंट इधर आधा करंट, तो को गुना सर्किट मतलब टूटना है तो कट होगा, तो फिर वोल्टेज बटे 10 पावर 6 तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, आई नियमों के अनुसार लाइट और पंखे के उप सर्किट के लिए कितने अधिकतम पावर की सिफारिश की गई है। ये जो की गई है 800 वाट्स, ये 800 वाट का की गई है, 800 वाट का। देखो बतलाते हैं ये 800 वाट कैसे होगा, 800 वाट्स कैसे होगा। आई नियम के अनुसार लाइट के पंखे के उप सर्किट के लिए जो कितने अधिकतम पावर सिफारिश की जाती है, 800 वाट्स का। देखो लाइट का जो पंखा रहता है, मान लो हमारे घर में जो पंखा लगा हुआ रहता है वो 8 फीट ऊपर लगा हुआ रहता है ना। हम पंखे की बात कर रहे हैं, हम छत की बात नहीं कर रहे। वो छत था 130 सेंटीमीटर था, 130 मिलीमीटर था, लेकिन हम कर रहे हैं कहीं कि इसका लाइट के पंखे का मतलब लाइट के जो पंखा, मान लो लाइट मेरा रहता है नीचे में 4 फीट 5 फीट ऊपर, और लेकिन जो पंखा रहता है वो हमसे जो रहता है वो हमसे कितना फीट ऊपर रहता है, 8 फीट ऊपर रहता है। हम 6 फीट के हैं तो हमसे भी 2 फीट जो है बहुत ही ऊपर, 2 फीट से भी ज़्यादा, हम लोग 6 फीट मान लो 5 फीट, मान लो 5 साढ़े 5 फीट होते हैं, 5 फीट होते हैं, हमसे भी 3 फीट, समझ रहे हो, 3 फीट हमारे शरीर का आधा हिस्सा और ऊपर रहता है, तो वही बोल रहे हैं। तो 800 समझ लो वाट्स होगा। तो आई नियम के अनुसार लाइट और पंखे के उप सर्किट के लिए कितने अधिकतम पावर सिफारिश की गई है, तो 800 वाट्स एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, यदि उच्च धारा भार को जोड़ने के लिए किस धारा वोल्टेड केबल का उपयोग किया गया प्रभाव पर पड़ेगा। यह होगा गर्मी के कारण केबल खराब होगा, गर्मी के कारण केबल देखो बताते हैं, यदि उच्च धारा भार को जोड़ने के लिए रोटेड
रोटेट केबल का उपयोग किया जाए तो प्रभाव क्या पड़ेगा। रोटेट मतलब रोटेट करेगा तो क्या होगा, मान लो कोई चीज़ जा रहा है उसको अचानक हम रोटेट कर दिए तो क्या होगा, गर्मी के कारण जो है केबल खराब होगा। गर्मी के कारण जो है केबल खराब होगा। यदि उच्च धारा मतलब कोई धारा है, मतलब लाइट है वो उच्च धारा है, मतलब एक समान चल रहा है, लेकिन अगर हम उसको घुमा देंगे तार को, क्या होगा, गर्मी के कारण खराब होने का कारण है। गर्मी के कारण केबल खराब होना, गर्मी के कारण केबल जो है खराब होना, गर्मी के कारण केबल खराब होगा ही, एकदम निश्चित है। तो यदि उच्च धारा भार है, यदि उच्च धारा भार को जोड़ने, यदि उच्च धारा भार को कोई धारा भार उसको जोड़ने के लिए कम धारा रोटेट केबल का उपयोग किया जाता है तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो गर्मी के कारण केबल खराब होगा। गर्मी के कारण केबल खराब होगा, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, BIS के अनुसार राइट कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई कितनी होगी। BIS के अनुसार राइट कंड्यूट पर थ्रेड की जो लंबाई होगी वह होगी 11 मिलीमीटर से 27 मिलीमीटर। 11 मिलीमीटर से 27 मिलीमीटर। देखो BIS के अनुसार राइट कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई कितनी होगी। थ्रेड की लंबाई देखो बतलाते हैं। राइट इसका एक ट्रिक है दोस्तों, BIS के अनुसार राइट कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई, थ्रेड पूछ रहा है ना, थ्रेड की लंबाई पूछ रहा है। देखो लंबाई जो होने का उम्र रहता है वो रहता है 11 साल से ही, 11 साल से ही वो बढ़ना स्टार्ट करता है, उसका हाइट बढ़ना स्टार्ट करता है। तो लंबाई पूछ रहा है तो थ्रेड की लंबाई तो 11 साल की उम्र में वो बढ़ना स्टार्ट करता है, तो लंबाई जो बढ़ता है वो 11 साल की उम्र से बता, मिनिमम 11 साल के, मिनिमम मतलब मिलीमीटर, मतलब मिनिमम 11 साल की उम्र में बढ़ता है। और राइट जो पूछ रहा है वो राइट मतलब राइट डिसीजन कब लेता है वो 27 साल की उम्र में। 27 साल की उम्र में अपना घर वाले तक का बात सुनता है, उसके बाद जो वो अपना डिसीजन खुद लेता है कि नहीं भाई हमको ऐसे वैसे आसान वंसन करना है। तो कितना साल की उम्र में मतलब वो डिसीजन लेता है, 27 साल की उम्र में डिसीजन लेता है। और जो लंबाई जो बढ़ता है वो बढ़ता है 11 साल की उम्र में बढ़ता है। तो वही है BIS के अनुसार राइट कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई जो होता है, राइट कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई तो 11 मिलीमीटर से 27 मिलीमीटर, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, फ्यूज किस प्रकार की एक्सेसरीज का अंतर्गत आता है। फ्यूज जो किस प्रकार की एक्सेसरीज के अंतर्गत आता है, सुरक्षा एक्सेसरीज। फ्यूज होता है सुरक्षा एक्सेसरीज। देखो बतलाते हैं फ्यूज किस प्रकार की एक्सेसरीज, सीरीज जो खेलता है सुरक्षा के साथ खेलता है। मान लो कोई देश सीरीज खेल रहा है, मतलब भारतीय का इंसान कोई सीरीज खेल रहा है विदेश में जाके, तो सीरीज जो खेलता है उसको क्या खेलता है, उसको सुरक्षा के साथ खिलाया जाता है। तो सुरक्षा एक्सेसरीज तो एक्सेसरीज के अंतर्गत आता है तो सुरक्षा एक्सेसरीज। जो फ्यूज तार के अंतर्गत एक्सेसरीज के अंतर्गत आता है तो सुरक्षा एक्सेसरीज, मतलब सुरक्षा के साथ उसको खिलवाया जाता है कि कोई कुछ ना कर पाए। तो अगर भाई क्रिकेटर है, भाई बढ़िया बड़ा क्रिकेटर है, किसी को कुछ हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो सीरीज खिलवाना इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए सुरक्षा चाहिए। तो फ्यूज किस प्रकार के एक्सेसरीज के अंतर्गत आता है तो सुरक्षा एक्सेसरीज एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, पैडेट होल्डर कनेक्शन के लिए अंडरराइटर नोट का उद्देश्य क्या है। पैडेट होल्डर कनेक्शन के लिए अंडरराइटर नोट का जो उद्देश्य वह क्या हुआ है दोस्तों, सहायक टर्मिनल में तनाव कम करे। सहायक टर्मिनल में तनाव कम करे। देखो बतलाते हैं, पेडेट मतलब पेड कर रहा है, क्या कर रहा है, टर्मिनल में जाने के लिए वो पेडेट कर रहा है। जो पेडेट मतलब पेमेंट कर रहा है, पे डेट मतलब पे कर रहा है, मतलब पे जो कर रहा है वो कहाँ जाने के लिए पे कर रहा है, तो सहायक टर्मिनल में तनाव कम करने के लिए। अपना जो तनाव है अंदर में जितने भी आकर्षित हैं वो तनाव को कम करने के लिए वो टर्मिनल में जाता है कि मेरा तनाव कम। टर्मिनल समझ रहे हो ना, गड्ढा रकम समझ गए होगे आप, बहुत लोग अच्छे लोग इंसान हो। तो पेडेट होल्डर मतलब होल्ड करके, पेडेट होल्डर को कनेक्शन भी लिख दिया, तो उसके अंडर राइट भी लिख दिया। अंडर राइट मतलब अंडर उसको राइट, लेफ्ट राइट होगा, तो राइट में नोट का जो उद्देश्य वो क्या होगा, वो होगा सहायक टर्मिनल में तनाव कम करे। मतलब सहायक टर्मिनल में जाएगा, जैसे जाएगा वैसे तनाव मेरा कम हो जाएगा, सहायक टर्मिनल के तनाव को कम करे। एक बार क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ते देखो, पेड मतलब पेमेंट पेड कर दिए, पेमेंट दे दिए हम, अब सिर्फ हमको होल्ड करके कनेक्शन मतलब सूट मतलब मेरे कनेक्शन उसके कनेक्शन के साथ जोड़ना। उसके बाद अंडर राइट मतलब अंडर में जाकर राइट, लेफ्ट राइट होगा ना, उसी को नोट का उद्देश्य जो होता है वो सहायक टर्मिनल को तनाव को कम करे। सहायक टर्मिनल में गया लेकिन तनाव को कम कर भी दिया, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, PVC सर्किट एक्सेसरी का नाम क्या। PVC सर्किट एक्सेसरी का जो नाम है वह है दोस्तों सॉलिड टी। उसमें भी था सॉलिड टी, इसमें भी सॉलिड। देखो अरे गाइस इसका एकदम सिंपल सा बतला देते हैं, एकदम ट्रिक देख लो। सॉलिड टी कैसे होगा, देखो ये क्या है, अब लोग पढ़ते होंगे तो ये जानते होंगे, ये है टी, तो ये क्या है सॉलिड, मतलब टी है तो सॉलिड टी, ये सब के लिए आप लोग चिंता मत लेना। देखो PVC सर्किट में एक्सेसरी का जो नाम होता है ये टी है, और यहाँ सॉलिड भी टी लिखा हुआ है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, वायरिंग के लिए सप्लाई के चेन सिंगल या 3 फेज के लिए किस कारक पर विचार किया जाता है। ये जो कारक विचार करेगा यह करेगा दोस्तों कनेक्टेड लोड का,
कनेक्टेड होगा। देखो कनेक्टेड लोड कैसे होगा बतलाते हैं। देखो वायरिंग के लिए सप्लाई के लिए सिंगल या 3 फेज के लिए किस कारक का उपयोग किया जाता है? कनेक्टेड, मतलब सिंगल लोग है लेकिन तब भी वो 3 लोग के साथ कनेक्ट है। मान लो कोई लड़की सिंगल है लेकिन लड़का मान लो कोई सिंगल है, सिंगल लिखा हुआ है, सप्लाई भी कर रहा है, सिंगल भी है, तो किस प्रकार का 3 फेज है? तो तीनों के साथ कनेक्ट है, तो कनेक्टेड लोड। मतलब एक लड़का है 3 लड़की है तो तीनों के साथ कनेक्टेड में है, तो बात कर रहा है कनेक्ट में है, तो कनेक्टेड लोड में है। तो क्या लिखा भाई क्वेश्चन? वायरिंग के लिए सप्लाई, वायरिंग मतलब वायरिंग के लिए सप्लाई चेन सिंगल या 3 फेज के लिए सिंगल है और 3 फेज के लिए जो कारक विचार किया जाता है वह कनेक्टेड लोड। मतलब 3 फेज मतलब एक लड़का है, तीनों के साथ कनेक्ट होकर लोड कर रहा है, तो एक सिंगल लोग है तो फिर 3 लोग के साथ कनेक्ट है, तो 3 फेज 3 लोड कनेक्टेड लोड। तो एकदम राइट आंसर होगा, लोड में है तो कनेक्टेड लोड। अगला क्वेश्चन 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? हॉस्टल वायरिंग के लिए 3 लैंप के साथ सिंगल वेव स्विच और 2 वे स्विच के में कितने संख्या आवश्यक होती है? ये जो संख्या होगी ये होगी 1 सिंगल वे और 3 2 वे, 1 सिंगल वे और 2 सिंगल वे। देखो 1 सिंगल वे, देखो बतलाते इसका कैसे होगा। हॉस्टल वायरिंग के लिए 3 लैंप। देखो हॉस्टल में, देखो हॉस्टल जो जाता है वो एक ही लोग जाता है। मान लो हम हॉस्टल में रहने के, हम किसी को जान नहीं रहे तो हम अकेला है भाई, अकेला हम हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो हॉस्टल में जाता है तो एक सिंगल लोग रहता है, हम सिंगल है तो भाई ऐसे ट्रिक पकड़ लो। हॉस्टल में जो जाता है कोई भी रहने सिंगल जाता है, सिंगल है, उसके बाद जो वहाँ जाने के बाद जो 3 लोग से बात होता है, तो 3 लोग से दोस्ती हुआ, 3 लोग 4 लोग बहुत सारे लोग से दोस्ती हुआ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 1 सिंगल वे और 3 2 वे, 3 2 वे, 1 सिंगल वे और 3 2 वे, 3 2 वे मतलब 3 गो से भी दोस्ती हुआ, उसमें से 2 वे अच्छा दो मतलब 2 दोस्त अच्छा निकला। तो हॉस्टल वायरिंग के लिए 3 लैंप के साथ सिंगल वे वेब स्विच जो है 2 वे स्विच का कितने 2 वे स्विच लिखो क्या? देखो कल इसमें लगाना, एक हॉस्टल में एक आदमी जाता है और 3 लैंप है, तो 3 को दोस्त है, उसमें से 2 में अच्छा है, मतलब 2 में जो अच्छा है, तो सी एकदम राइट आंसर होगा, 1 सिंगल वे 2 वे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 37वां नंबर को। तो क्या करा दोस्तों? नलिकाओं की न्यूनतम झुकने की त्रिज्या क्या है? नलिकाओं की न्यूनतम झुकने की जो त्रिज्या है वह है दोस्तों 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर 7.5। देखो नलिकाओं के न्यूनतम झुकने की त्रिज्या क्या है? नलिकाओं में मान लो 7 इंच बोलता ना, 7 इंच का रहता है, तो नलिकाओं के न्यूनतम झुकने की त्रिज्या क्या है? तो 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर। सिंपल तो बता दें, नली जो रहता है वो अच्छा रहता है, अच्छा मतलब गहराई तक रहता है। नली जो रहता है वो अच्छा गड्ढा तक रहता है। तो नलिकाओं को न्यूनतम मतलब सबसे जो न्यूनतम रहती है वो तो गड्ढा बहुत रहती है, लेकिन न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम जो रहता है वो 7.5 सेंटीमीटर रहता है, तो न्यूनतम पूछ रहा है। लेकिन लड़का लोग का मतलब ये जो न्यूनतम मतलब वो नहीं पूछ रहा है कि नलिकाओं को, नली का जो आकार मतलब नॉर्मली नहीं पूछ रहा है, अंदर वाले भाग का पूछ रहा है। तो नलिकाओं की न्यूनतम जो झुकने की जो त्रिज्या होती है, झुकने की त्रिज्या वो सिर्फ 7.5 सेंटीमीटर होती है, उसके बाद बहुत होती है। तो नलिकाओं खाली सिर्फ नली का पूछ रहा है, उसमें जो नली का आकार है उसका वाले पूछ रहा है। नलिकाओं की न्यूनतम झुकने की त्रिज्या होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? कौन सा नाली फिटिंग नाली तारों की लंबी समय में अतिरिक्त नाली पाइप शामिल होने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये जो किया जाएगा ये कपलर का किया जाएगा। कपलर देखो बतलाते इसका कपलर आंसर कैसे होगा। देखो कौन सी नाली में क्या रहता है? कपलर मतलब कफलर लर वगैरह वगैरह ढेर रहता है, किस में रहता है? नाली में रहता है। तो कौन सा नाली फिटिंग नाली तारों के लंबे समय में अतिरिक्त नाली पाइप शामिल होने के लिए प्रयोग किया जाता है? कफलर मतलब कफ। देखो बतलाते हैं, नाली है ना, नाली में कप वप ढेरी रहता है। नाली ऐसे कप नहीं मिलेगा, रोड पे नहीं मिलेगा, लेकिन नाली में जो है कप मतलब कप भी मिलेगा, उसके साथ लर भी मिलेगा। लर मतलब समझ रहे हैं ना, लर जर अगर वगैरह लन सोन पन तो सब मिलेगा। तो कफ लर मतलब कफ लर। देखो नाली को फिटिंग करने के लिए कफ लर मतलब टफ लर है। कफलर देखो बतलाते कौन सा नाली फिटिंग नाली के तारों के लंबे समय के अतिरिक्त नाली पाइप शामिल होने के लिए जो है प्रयोग किया था। नाली अतिरिक्त लंबे समय तक नाली को तो टफलर मतलब कफलर। देखो बतलाते नाली को जो साफ करने के लिए पैसा दिया था वो गप मारता है, कब तक करता नहीं, क्योंकि नाली का काम घिना रहता है। तो कफलर नाली को साफ करने के लिए टफ रहता है तो कफलर। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करूँ 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? आई नियम के अनुसार उप सर्किट के लिए कितने लाइट पंखे और 6 ए सॉकेट आउटलेट पाइप की सिफारिश की जाती है? जो की जाएगी ये 10 एनोस। देखो बतलाते आई नियम के अनुसार उप सर्किट के लिए कितने लाइट पंखे और देखो पंखा जो रहता है वो रहता है
8 फीट और 10 फीट का रेंज में ही रहता है। 8 फीट, उसमें 8 फीट का आंसर था, इसमें 10 नोट दिया है। वो 8 सेंटीमीटर था, इसमें 10 नोच दिया हुआ है। देखो बतलाते हैं इसमें कैसे होगा, क्योंकि हम खुद 6 फीट का है, 6 फीट का है, तो इसको जो रखेंगे वो 10 नोट पे रखेंगे, 10 नोट पे रखेंगे। इसका देखते हैं आयन नियम के अनुसार उप सर्किट के लिए कितने लाइट पंखे, कितने लाइट पंखे, लाइट और पंखे इसमें भी आ गया। तो लाइट आयन नियम के अनुसार उप सर्किट के लिए कितने लाइट पंखे और 6 ए सॉकेट आउटलेट, 6 ए मतलब 6 एम्पियर सॉकेट के आउटलेट पॉइंट की सिफारिश की जाती है। ये जो की जाएगी पंखे, लाइट और पंखे की जो है 10 नोट, 10 नोच, 10 नोच, 10 नोच। देखो बदलाते इसका 10 नोच कैसे होगा। देखो इसमें 6 ए लिख भी गया, तो ये 6 लिखा, और पंखा जो रहता है वो 10 फीट और 8 फीट के ही बीच में रहता है। तो इसमें उसमें 8 फीट था, इसमें 10 फीट होगा। लेकिन इसका एक ट्रिक है, यहाँ पे देखो 6 सॉकेट लिखा हुआ है, इसको 6 फीट, मतलब हम खुद 6 फीट के हैं तभी 10 फीट होगा, तो 10 नोच, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, 300 वाट से ऊपर के लैंप के किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग किया जाता है। 300 वाट, 300 वाट से ऊपर, 300 वाट से ऊपर लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग किया जाता है। ये तो क्या जाएगा, यह गोलियत एडिशन स्क्रू पाइप, गोलियत एडिशन स्क्रू पाइप, गोलियत एडिशन स्क्रू प्रकार पधारक। साला ये लोग क्या देखो 300 वाट लिखा हुआ है, 300 वाट गोलियत मतलब 300 स्पीड के रेंज जाता, क्या जाता है, गोली जाता है। हाँ ट्रिक आ गया, देखो 300 वाट लिखा हुआ है, 300 के स्पीड के बोलता है ना, एगो जो स्पाइनर जो गन रहता है स्पाइनर, वो एकदम सूट सना घूस जाता है, वो 300 किलोमीटर प्रति रफ्तार के, 300 मीटर प्रति रफ्तार के हिसाब से जाता है, तो गोली जाता है। तो गोलीपथ एडिशन स्क्रू प्रकार धारक, गोलीडन, गोलीपथ, गोलियत मतलब 300 वाट, 300 वाट से ऊपर लैंप, 300 वाट से ऊपर लैंप के लिए, मतलब 300 वाट के ऊपर से लैंप से अगर मैं ठोकेगा तो क्या होगा, लैंप चूर हो जाएगा, तो गोली से मारेगा। तो 300 वाट से लैंप, 300 वाट, 300 स्पीड से क्या जाएगा, गोलियत एडिशन स्क्रू प्रकार की धारक, गोलियत स्क्रू प्रकार की धारक, 300 वाट से ऊपर जाएगा गोलियत एडिशन स्क्रू प्रकार, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, लाइटिंग सर्किट के लिए उपयोग की जाने वाली कॉपर वायर का न्यूनतम आकार कौन होता है। ये होगा 1 स्क्वायर मिलीमीटर, 1 स्क्वायर मिलीमीटर, 1 स्क्वायर मिलीमीटर। देखो इसका आपको बतलाते हैं ट्रिक। लाइटिंग है ना, लाइटिंग है सर्किट के लिए उपयोग किए जाने वाले जो कॉपर वायर हैं, कॉपर वायर का न्यूनतम आकार क्या है, न्यूनतम सबसे कम पूछ रहा है, तो वो होगा 1 स्क्वायर मीटर। सबसे कम क्या होता है, 1 ही स्क्वायर बोलता है ना, हम तुमको 5 स्क्वायर देंगे, 6 स्क्वायर देंगे, 4 स्क्वायर देंगे, लेकिन वो ही नहीं बोलता कि हम तुमको 0 स्क्वायर देंगे, तो न्यूनतम हो गया 1 स्क्वायर से ही देना। तो लाइटिंग के लिए जो तार देता है वो 1 स्क्वायर मीटर ही देता है, तो वही है क्वेश्चन। तो लाइटिंग सर्किट के लिए जो उपयोग किए जाने वाले कॉपर वायर का जो न्यूनतम आकार कौन सा होता है, न्यूनतम आकार कॉपर वायर का जो न्यूनतम होता है 1 स्क्वायर मिलीमीटर, 1 स्क्वायर तक के से स्टार्ट होता है देने के लिए, तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर। लाइटिंग सर्किट्स, लाइटिंग के लिए 1 स्क्वायर तक की तार का जरूरत पड़ता है। तो लाइटिंग सॉकेट के लिए उपयोग किए जाने वाले कॉपर वायर न्यूनतम जो आकार होता है वो होता है 1 स्क्वायर मिलीमीटर होता है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, नलिकाओं को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया था, नलिकाओं को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये किया जाएगा हिक्की का, हिक्की देखो बताते हैं नलिकाओं को, नली में क्या करता है, हिक मतलब नली में क्या करता है, हिक्की करता है, मतलब हक्की करता है, हक्की करके कहाँ फेंकता है, नली में, तो हिक्की। देखो नलिकाओं को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया था, नलिकाओं को मोड़ने के लिए, नाली को मोड़ने के लिए हिक्की का, मतलब हिक के नाली को मोड़ता है, क्योंकि भाई नाली बहुत गंदा रहता है, तो हिक करके मोड़ता है। सिंपल सा गाइस, देखो हिक्की कैसे होगा, नली में क्या फेंकता है, हगीज फेंकता है ना, तो हिक्की मतलब एक ट्रिक ऐसे ही मानो, मतलब हिकता है, मतलब हिक हो गया समझ लो, हिक मतलब हिक करके उल्टी करता है, ये भी हो सकता है। नलिकाओं को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया था, नलिकाओं को मोड़ने के लिए हिक्की का मतलब की का, नलिकाओं को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया था, की मतलब हो गया चाबी। इसको अगर हिक को हटा देंगे तो की हो गया चाबी, तो चाबी लगा रहता है नलिकाओं को मोड़ने के लिए। तो नलिकाओं को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया था, हिक्की का, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, यदि एक दीपक को 2 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित किया जाता है तो तारों का क्या नाम होगा, तारों का नाम होगा सीडी वायरिंग। देखो बताते हैं, यदि एक दीपक को 2 अलग अलग स्थानों से, स्थान ना पूछ रहा है, 2 अलग अलग स्थान से क्या करेंगे, तो सीढ़ी से वायरिंग करेंगे, सीढ़ी से। देखो एक सीढ़ी बंद है तो दूसरा सीढ़ी चालू होता है, सीढ़ी वायरिंग। यदि एक दीपक को 2 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित किया जाता है तो तारों का नाम क्या होगा, तो सीडी वायरिंग।
सीढ़ी वायरिंग देखो बतलाते हैं ये सीढ़ी कैसे होगा। यदि एक दीपक मानो लड़का है वह चढ़ता है कैसे सीढ़ी से, दीपक लड़का है वह चढ़ता है कैसे सीढ़ी से। तो एक यदि एक दीपक को दो अलग अलग स्थानों से, यदि एक दीपक को दो अलग अलग, एक सीढ़ी हो गया एक लिफ्ट हो गया, तो जो मतलब फिटिंग चाहता है तो वो दीपक फिटिंग चाहता है वो क्या करेगा, हम सीढ़ी से चलेंगे। तो यदि एक दीपक को दो अलग अलग स्थानों से नियंत्रित किया जाता है तो तारों का क्या नाम होगा, तो सीढ़ी वायरिंग। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। किस आरेख में अप और डाउन केवल रन और रन में तारों की संख्या इंगित करता है। किस आरेख में अप और डाउन केवल रन और रन में तारों की संख्या जो है इंगित करता है, यह होगा लेआउट आरेख। लेआउट देखो इसका लेआउट कैसे होगा, देखो किस आरेख में अप और डाउन मतलब अप हो रहा है मतलब आ भी रहा है और डाउन भी है, तो क्या हो रहा है लेआउट, उसको क्या करेगा लेआउट कर देगा मतलब भगा देगा। आ गया और वो काम बिजनेस को नहीं बढ़ा रहा है, क्या करेगा उसको भगा भी देगा ना। तो डाउन हो रहा है तो भगाएगा, भाई मेरा आउट भी डाउन हो रहा है तो वही है, तो लेआउट आरेख देखो बतलाते इसका कैसे हो गया ट्रिक। किस आरेख में अप और डाउन केबल में रन और रन तारों की संख्या जो इंगित करता है, रन और रन तारों की संख्या इंगित करता है मतलब लेआउट कर देता रन नहीं बन रहा है तो लेआउट कर दिया। तो किस आरेख में अप और डाउन केबल में अप और डाउन, अप मतलब आया उसके बाद डाउन भी हो गया, रन भी नहीं बनाया, तो तारों की संख्या जो होती है वो होती है दोस्तों लेआउट मतलब आउट हो गया, लेआउट आरेख भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा थे, तो कौन सी वायरिंग दीवार की सतह पर या दीवार से जुड़ी हुई की जा सकती है, तो ये होगा पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। पीवीसी देखो बतलाते हैं कौन सा वायरिंग दीवार की सतह पर या दीवार से जुड़ी हुई की जाती है तो होगा पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। पीवीसी देखो कौन सा वायरिंग दीवार आएगा तो पीवीसी मतलब पीवीसी मतलब पी जाता है, दीवार को पी जाता है तो पीवीसी कंड्यूट वायरिंग देखो बतलाते इसका ट्रिक क्या होगा। इसमें तो कोई ट्रिक हमको नहीं दिख रहा, क्या बोले कौन सी वायरिंग जो है दीवार है उसकी सतह पर या दीवार से जुड़ी, मतलब दीवार है उसकी सतह पर या दीवार से जुड़ी हुई जो की जाती है वह क्या की जाती है, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट मतलब जो है दीवार से दीवार में जुड़ी जाती है तो पीवीसी मतलब बोलता है ना पीवीसी सीमेंट यूज करो तो पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट मतलब कंजर लोग क्या करता है दीवार ऊंचा नहीं करता था, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। तो क्या लगा कौन सी वायरिंग दीवार की सतह पर या दीवार से जुड़ी हुई की जाती है, दीवार पर जुड़ी हुई जो की जाती है वो की जाती है पीवीसी मतलब दीवार इसलिए क्या था कि वो पी सके, तो वही है पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। सो एकदम राइट आंसर होगा। इसका एक ट्रिक है, दीवार के पीछे क्या पीता है तो पीवीसी मतलब पीता है, क्या पीता दारू पीता तो पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। सी एकदम ये को आंसर होगा दीवार के पीछे वाला। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, 200 वाट तक किस लैंप होल्ड का उपयोग किया था, वो 300 वाट था तो करके गोली करके कुछ आंसर था। इसमें 200 वाट तक किस लैंप का उपयोग किया था, 200 वाट में, हाँ यही था आंसर। उसमें था गोलीपथ एडिशन स्क्रू पावर था उसमें गोलीपथ, उसमें 300 था, लेकिन इसमें है क्या, इसमें 200 वाट तक किस लैंप का होल्ड किया था, इसमें 200 लाभ। इसका सी आंसर है तो बायोनेट कैप लैंप धारक। बायो देखो बायो मतलब बायो आ गया, मतलब देखो बतलाते हैं 200 वाट तक किस लैंप होल्ड का उपयोग किया, 200 वाट तक बायोनेट कैप लैंप धारक। कैप मान लो कैप जो मिलता है वो 200 वाट का मिलता है, और बायोनेट मान लो जो नेट हम भरवाते हैं वो 200 रुपये का लगता है, ये भी हो सकता है। दो बायोनेट मतलब बायोनेट कैप लैप धारक देखो ऐसे मानो ना गाइस, 200 रुपये का हम क्या डलवाते हैं, रिचार्ज डलवाते हैं, 200 वाट का रिचार्ज डलवाते हैं, उसके लिए हमको क्या देता है, सिर्फ नेट देता है और हल्का पल्का कॉलिंग देता है। तो बायोनेट कैप धारक वाहक बायोनेट कैप ऐसे मानो ना, टोपी जो आता है, टोपी एक 200 का टोपी आता है, बढ़िया वाला टोपी लीजिएगा ना तो 200 का आता है। तो बायोनेट कैप लैप धारक, बायोनेट कैप ऐसे मानो ना, कैप मतलब कैप हो गया टोपी, तो बायोनेट कैप लैप धारक। 200 वाट का क्या आता है, 200 वाट का क्या आता है, कैप आता है। कैप मतलब टोपी हो गया, तो 200 वाट का आता है टोपी, तो कैप बायोनेट भी आता है 200 का। बायोलॉजी का अगर आप पढ़िएगा ना उसका भी बैच आपको 200 में मिलेगा। तो इसी में बायोलॉजी का जो कि वो रहता है प्रश्न रहता है वो 70 नंबर का रहता है, 30 नंबर देता है उसमें, तो 100 नंबर हुआ, 100 गुना 200 केमिस्ट्री मिला के 200 हो जाता है। तो बायोनेट कैप लैप धारक सिंपल सा गाइस, 200 का रिचार्ज डलवाता है तो नेट आता है, और मतलब 200 का टोपी लेता है तो कैप आता है, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, गैस टाइल विस्फोटक के लिए किस प्रकार की नाली का उपयोग किया था। गैस टाइल विस्फोटक के लिए किस प्रकार की नाली का उपयोग किया था, ये भारी गेंज पेचेदार कठोर स्टील नाली। भारी गेंज देखो क्या लिखा हुआ,
गैस टाइप विस्फोटक के लिए गैस टाइप विस्फोट होगा तो क्या होगा, भारी है, मतलब भारी नुकसान पहुंचेगा। बोलता है ना भारी नुकसान, अगर कोई चीज़ विस्फोट होगा, कोई न्यूक्लियर वेपन अगर विस्फोट हो गया तो क्या होगा, भारी गैप पेचेदार कठोर स्टील नाली, भारी गैप पेचेदार स्टील कठोर नाली। क्या लिखा हुआ है, गैप टाइप विस्फोटक के लिए किस प्रकार की नाली का उपयोग किया है, गैस टाइप गैस है, उसके बाद टाइप होगा विस्फोट होगा, गैस टाइप विस्फोट के लिए किस प्रकार की नाली का उपयोग किया जाता है, भारी गेंज पेचेदार नाली कठोर नाली, भारी गेंज पेचेदार कठोर नाली स्टील, भारी गेंज पेचेदार कठोर स्टील नाली। भारी है मतलब विस्फोटक होने के बाद क्या होगा, भारी नुकसान होगा। बोलता है ना विस्फोटक होने के बाद क्या होगा, भारी नुकसान। सिंपल जगह इस विस्फोटक के लिए किस प्रकार की नाली का उपयोग होगा, तो भारी विस्फोट होगा तो भारी नुकसान होगा। तो गैस टाइप विस्फोटक के लिए किस प्रकार की नाली का उपयोग होगा, तो भारी गेज पेचेदार कठोर स्टील। गैस टाइप विस्फोटक के लिए किस प्रकार की नाली का उपयोग होगा, तो भारी गेज पेचेदार कठोर स्टील नाली। गैस टाइप विस्फोटक के लिए किस प्रकार की नाली का उपयोग होगा, भारी गेज पेचेदार कठोर नाली, भारी गेज पेचेदार स्टील भारी गेज पेचेदार कठोर स्टील नाली। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, तो वायरिंग सिस्टम का नाम क्या है जो सिस्टम से जुड़े एम्प्लॉयंसेस का समान वोल्टेज के लिए सक्षम बनाता है। ये जो होगा ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। देखो बतलाते हैं, वायरिंग सिस्टम का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सन हो गया, सिस्टम सन हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। देखो भारी वायरिंग सिस्टम का नाम क्या है जो सिस्टम से जुड़े डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रिक्ट में सिस्टम रहता है, तो वायरिंग सिस्टम का नाम क्या है जो सिस्टम से जुड़े एम्प्लॉयंसेस को समान वोल्टेज के लिए सक्षम बनाता है। एम्प्लॉयंसेस को डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बतलाते हैं वायरिंग सिस्टम का नाम क्या है जो सिस्टम के लिए एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर कौन बता, डिस्ट्रिक्ट से एम्प्लॉयर बुलवाता है, इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट से एम्प्लॉयर बुलवाता है। एम्प्लॉयसेस का समान जो वोल्टेज की सक्षम बनाता है वह डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। डिस्ट्रीब्यूशन सन मतलब एम्प्लॉयर को रहता है क्या, सन रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयसेंस में वोल्टेज की सक्षम क्या बनाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो 80 का से ऊपर की विद्युत स्थापना के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया था। ये जो फ्यूज होगा यह होगा दोस्तों उच्च टूटने की क्षमता। देखो बतलाते ये उच्च कैसे होगा। देखो 80 के भी पूछा है, 80 के भी मतलब 80 के ए पूछा है, 80 के ए से ऊपर, 80 के ए से अगर ऊपर जाएगा विद्युत स्थापना के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाएगा, ये होगा उच्च टूटने की क्षमता। मतलब 80 के अगर आपका 80 के ए जाएगा तो क्या होगा, 80 के ए से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उच्च होगा। बोलता है नहीं कि 80 के व्यू मेरा चल गया उच्च हो गया, मतलब ऊँचा चल गया मुँह सब चीज़ हो जाएगा। तो 80 के ए से ऊपर की विद्युत स्थापना के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है, तो उच्च टूटने की क्षमता। मतलब 80 के गया तो मेरा रिकॉर्ड टूट गया, उच्च टूट गया, तो उससे भी ज़्यादा पहले तो 80 था, उसके बाद 80 के ए चल गया तो भाई उच्च हो गया। तो 80 के ए से ऊपर की विद्युत स्थापना के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया था, उच्च टूटने की क्षमता। देखो 80 के ए से ऊपर 80,000 से ऊपर अगर 80,000 के ए से ऊपर अगर विद्युत स्थापना के लिए जो किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है, ये जो फ्यूज होगा ये किस प्रकार का फ्यूज होगा, ये होगा दोस्तों उच्च टूटने की क्षमता। उच्च मतलब ऊंचा है, 80 के क्या ऊंचा है तो उच्च टूटने की क्षमता होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा उच्च टूटने की क्षमता। मतलब 80 के ए से क्या होगा तो इसका रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, 80 के गया तो इसका भी रिकॉर्ड टूटेगा, उच्च टूटने की क्षमता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कितने पॉइंट की BIS के अनुसार पावर सब सबमिट सिफारिश करते हैं, तो ये होगा 2 पॉइंट। देखो कितने पॉइंट की लिखा हुआ है ना, कितने पॉइंट की BIS के अनुसार पावर जो रहता है, पावर जो सब रहता है सब सर्किट की सिफारिश करते हैं। मान लो हम जो पावर सर्किट जो सिफारिश करते हैं हम 2 कुछ करते हैं, पहला तो एक जो स्टाफ रहता है उससे पहला, उसके बाद जो हेड रहता है उसकी जो सिफारिश करते हैं पावर सब सर्किट की सिफारिश करते हैं 2.2 बी एकदम राइट आंसर होगा। एक बार और पढ़ देते हैं गाइस, क्या लगा हुआ है, कितने पॉइंट की BIS के अनुसार, कितने पॉइंट BIS के अनुसार पावर सब मतलब पावर है, पावर सबको रहता है लेकिन उसमें से कोई 2 1 2 4 ये लोग दिखाते हैं, तो पावर सब सर्किट की सिफारिश जो करता है जिसको पावर रहता है, मान लो 100 आदमी है लेकिन कोई मर्डर किया उसके लिए दो आदमी जो है सिफारिश कर रहा है,
तो पावर है भाई तभी ना कर रहा है, तो को क्या वो कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 पॉइंट से इसका राइट आंसर भी होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।